ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਜਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਪਹਿਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਇਹਦਾ ਆਗਾਜ਼ ਹੁੰਦਾ, ਫਿਰ ਯੂਪੀ ਤੋਂ, ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਤੋਂ, ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸੰਗਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਬਾਰਡਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਹੁੰਚਦੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਆਪਣਾ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਨੀਚ ਆਉਂਦੀ ਰਹੀ ਆ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਤਿਕੋਨੀਆਂ ਵਾਲਾ ਚੈਪਟਰ ਹੈ, ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹਨੇ ਸਭ ਦਾ ਧਿਆਨ ਖਿੱਚਿਆ ਆਪਣੇ ਵੱਲ। ਲਖੀਮਪੁਰ ਮੈਂ ਪਹੁੰਚਾ ਹਾਂ ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਅਕਿਊਜ਼ਡ ਨੇ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਇਹਦੇ ਭੁਗਤ ਭੋਗੀ ਨੇ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੱਖਦਰਸ਼ੀ ਨੇ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕੁਝ ਵਕੀਲ ਨੇ ਕੇਸ ਲੜਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਨ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ। ਔਰ ਮੇਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸੱਚਾਈ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਸੰਗਤਾਂ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸੱਚਾਈ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸੁਣਨੇ ਆ, ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੁਣਨੇ ਆ, ਜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਬਣਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਸੱਚਾਈ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੁੰਦੀ ਆ ਤੇ ਵਿਖਾਵਾ ਕੁਝ ਹੋਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਵਾ। ਉਸੇ ਹੀ ਕੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਵਕੀਲ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਈ ਆ। ਅਮਾਨ, ਜਿਹੜੇ ਮੁਹੰਮਦ ਇਮਾਨ ਵਕੀਲ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਜਾਣ ਕੇ ਇੱਥੇ ਜੁੜੇ ਹਨ, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਾਂਗਾ ਤੇ ਬਾਕੀ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਗਵਾਹ ਨੇ ਉਦੋਂ ਉੱਥੋਂ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ ਤੇ ਆਪਣੀ ਵੱਲੋਂ ਪੂਰੀ कोशिश करांगा भी सच्चाई जड़ी है संगतां दे सामने आती जाए। अमान साहब, जैसे कि मैं बात कर रहा था कि आप शुरुआत से ही जुड़े हो, जब से तिकोनिया का ये कांड हुआ है, ये दुर्भाग्यपूर्ण घटना जब घटी है, तो सबसे पहले तो मैं यही जानना चाहता हूँ कि आपको इसमें इन्वॉल्व किसने करा, ठीक है जी, आपको इस केस के अंदर, ठीक है, लेके आने वाला कौन लोग थे और आप किस तरह से आए? जब ये घटना हुई 3 अक्टूबर को, उसके बाद 9 अक्टूबर 2021 को मुझे धर्मेंद्र मलिक साहब की तरफ से कॉल आया था, मेरे फादर को और मुझे, तो तब से हम इस केस में इन्वॉल्व हैं। अच्छा जी हाँ। तो फिर अब क्या रहा था, उन्होंने क्या कहा था मलिक साहब ने आपसे? मलिक साहब ने जो है ये कहा था कि आपको इस केस को देखना है, पूरा पैरवी करनी है किसानों की तरफ से। तो इसमें मैं और मेरे फादर जो है एज ए लॉयर, एज ए एडवोकेट तब से काम कर रहे थे। तो आप किस तरह से चला केस, मतलब वही मैं जानना चाहता हूँ ना, जो आपने कार्रवाई शुरू करी, ठीक है जी, पैरवाई करनी शुरू करी, ठीक है जी, तो वो केस की डिटेल दीजिए मेरे को, थोड़ी सी जानकारी दे चाहता हूँ मैं। देखिए, केस जो चला है प्रॉपरली, वो शुरुआत से सब ठीक चला था, लेकिन कुछ केस में जो है, जो डिस्कशन जो है, जो डिस्कस की जो चीज़ है वो ये है कि केस में जो कमियां पाई गई थी, तो वो ये था कि जैसे आशीष की जब हाईकोर्ट में बेल पड़ी थी, आशीष मिश्रा की, उस टाइम पीरियड में मेरा सजेशन था, एक ग्रुप है SKM खेरी के नाम से ग्रुप बनाया गया था, जिसमें बलजिंदर सिंह मान साहब, पूनम कौशिक और पटियाला साहब जो थे वो मेंबर थे, और उस पर हम लोग अपने लीगल डिस्कशन करते थे। तो मैंने उनको 3 से 4 नाम सुझाए थे, ये कहते हुए कि आशीष मिश्रा की जो बेल है उस पर सीरियस होने की ज़रूरत है, और 4 नाम मैंने उनको दिए कि भाई ये नाम है, इस पर आप सजेस्ट करके जल्द से जल्द एक टीम बना करके नई जो है और वकीलों को जोड़ के आगे पैरवी करिए। उस पर कभी ध्यान नहीं दिया गया। नहीं, लेकिन जो आप बता रहे हैं, ये आशीष मिश्रा की जब बेल होती है, वो तो मान लीजिए जब ये कांड हुआ तो उससे काफ़ी समय बाद की बात है। कितने समय बाद बेल हुई थी? 2 महीने बाद, 3 महीने बाद? लगभग 4 महीने बाद, लगभग 4 महीने बाद, ठीक है जी, वो 4 महीने। लेकिन उससे पहले जो मेरी SKM के जो लीगल इनका पैनल बना हुआ था, ठीक है जी, उनसे मेरी बात होती है, उनका बाकायदा कहना था कि हमने वकीलों की एक टीम तैयार कर रखी है, उसमें दिल्ली के वकील भी हैं, कुछ यहाँ के लोकल वकील भी हैं, एक वकील हरजीत सिंह का भी नाम आता था, ठीक है। तो मैं शुरुआत से जानना चाहता हूँ कि जो केस जो है आपने किस तरह से तैयार करा, ठीक है जी, शुरुआत में आप कितने वकील थे, पैनल SKM से आपको कितनी मदद मिलती रही, ठीक है, और इसका जो खर्चा था वो कौन लोग उठा रहे थे, ये सब डिटेल में थोड़ी जानना चाहता हूँ मैं। धर्मेंद्र मलिक साहब ने जब मुझे और मेरे फादर को जो है इस केस से जोड़ा, उसी टाइम पे उन्होंने हरजीत सिंह साहब को भी जोड़ा था, एडवोकेट हैं प्रोफेशनली, और समाजवादी पार्टी के अधिवक्ता सभा के मतलब मेंबर भी रहे हैं वो। तो उनके साथ में जो अधिवक्ता सभा के और भी जो वकील थे उनको जोड़ लिया गया था। 6 से 7-8 लोगों का एक पैनल हो रहा था। उसके बाद पूनम कौशिक जी और मान साहब जो है दिल्ली से आए थे एक पैनल को फ्रेम करने के लिए, कि हम एक अनाउंस कर दें कि हमारा लीगल पैनल ये है, कि बहुत सी बातें हो रही थी कि कौन काम कर रहा है, कौन काम नहीं कर रहा है इस केस पे। तो 5 लोगों की एक कमेटी जो है, एक लीगल पैनल बना दिया गया था। बाद में वो पैनल प्रॉपरली काम साथ में नहीं कर पाया, ड्यू टू सम लाइक कन्वर्सेशन जो हम लोग थे प्रॉपर नहीं थे, या फिर जो प्रोसीडिंग्स होनी थी लीगल, उसमें पक्ष जो है प्रूफ नहीं हो पा रहे, एक तरह से एक राय नहीं हो पा रही थी। कहाँ पे प्रॉब्लम आ रही थी आपको? प्रॉब्लम हमें यहाँ आ रही थी, जैसे कि गवाही की जब प्रोसीजर शुरू हुई थी, जब किसानों को नोटिस किया गया कि आप कोर्ट आइए, SIT ऑफिस आइए और आकर के अपनी गवाही दीजिए, तो हमारा पक्ष ये था कि हम गवाही में अपने किसानों को लेकर जाएंगे और गवाही कराएंगे। लेकिन जो और हरजीत सिंह जी की जो एडवोकेट थे, उनकी तरफ से था कि अभी गवाही नहीं होगी जब तक SKM हमको नहीं बोलेगा। लेकिन यहाँ लोकल का प्रेशर ये था कि लोकल का जो किसान थे, जो लोकल के जो लोग थे, वो ये परेशान थे कि अगर हम गवाही देने नहीं जाएंगे तो हमारे घर पर कल को पुलिस आ जाएगी, हमारे घर को खतरा है, हमारे लिए खतरा है, तो हमें गवाही देना ज़रूरी है। तो ये ऐसे छोटे छोटे क्लैशेस जो थे वो शुरुआत से बने रहे।
अच्छा, तो इनको दूर करने के लिए फिर क्या हल निकाला आपने? देखिए, हमने इसको दूर करने के लिए कोई भी हल नहीं निकाला। जब ये चीज़ें क्रिएट हुई कि भाई आपस में क्लैशेस हो रहे हैं वकीलों की, तो संगठन ने ही एक मीटिंग रखी और सबको बुलाया गया, सबसे बैठ के बात की गई और ये इल्ज़ाम हम पर आ गया कि हम जो है किसी को काम करने नहीं दे रहे हैं, इस मुकदमे में अकेले ही काम कर रहे हैं। अच्छा, आपके ऊपर इल्ज़ाम? जी हाँ, हमारे ऊपर इल्ज़ाम आया था। मतलब एसकेएम से किस लोग? एसकेएम से नहीं इल्ज़ाम था, ये हमारे जो हरजीत सिंह जी की टीम थी वो वकीलों की, हाँ, उन्होंने एक दूसरे को इल्ज़ाम लगा दिया। तो मेरा उस पर ये स्टेटमेंट था उस टाइम पे कि भाई मैंने किसी को एसकेएम या एसआईटी के ऑफिस पे आने को नहीं रोका है, ना कोर्ट आने के लिए किसी को रोका है। और इस बात को फिर हुआ ये कि जो पीड़ित परिवार थे उन्होंने जैसे मुझे देखा कि हाँ मैं उनके लिए अवेलेबल हूँ, मैं काम कर रहा हूँ फील्ड पे, तो उन्होंने उनका कहना ये था कि भाई हमने अमान साहब को देखा है, वो एसआईटी ऑफिस पे दिखते हैं, वही कोर्ट दिखते हैं, बाकी हमें कभी कोई हेल्प करने के लिए मिला ही नहीं लीगल मैटर्स में, तो हम उन्हीं को जानते हैं। तो ये हुआ कि फिर मुझे लाइन में ले लिया गया कि आप अपना आगे काम करते रहिए, आपके फादर काम करते रहेंगे, एक शशांक सिंह एडवोकेट थे हाई कोर्ट लखनऊ से, वो काम करते रहेंगे, बाकी जो है सबको साइड लाइन कर दिया गया था। ये किन लोगों ने डिसीजन लिया था? जो परिवार वाले थे, जो अक्यूज थे, उन्होंने लिया था या एसकेएम ने लिया था? नहीं, इसमें एसकेएम की तरफ से मलजिंदर सिंह मान साहब थे और यहाँ लोकल के प्रेसिडेंट दिलबाग सिंह थे, बाकी पीड़ित परिवार भी थे, पीड़ित परिवार सारे बैठे थे उस दिन गुरुद्वारे में, और उसके बाद डिसीजन हुआ था। सबने मिलकर आपके? हाँ जी, सबने ये डिसीजन लिया था। अच्छा, उसके बाद में फिर जब इसकी अजय मिश्र टैनी जो है, इनके मोनू मिश्रा की जब जमानत हो जाती है जी, तो वो फिर अगर आपकी इतनी बड़ा पैनल बना हुआ था, आपकी एक कमेटी बनी हुई थी, तो फिर भी जो अच्छी तरह से पैरवाई नहीं कर पाए आप, और जमानत कैसे हो गई उनकी? जी हाँ, देखिए इस घटना में मैं बताना चाहूँगा कि जब इस पैनल में हमको सिर्फ 3 लोग फिर बाद में रह गए थे, 3 एडवोकेट, तो मेरा सजेशन ये था कि आशीष मिश्रा की तरफ से जो वकील थे वो सीनियर डेजिग्नेटेड थे इलाहाबाद बेंच के। अच्छा, तो हमारा स्टेटमेंट ये था वहाँ पे कि हमें सीनियर डेजिग्नेटेड अगर एक एडवोकेट है तो कोर्ट तक अपनी बात होने के लिए एक एडवोकेट ऐसा होना चाहिए जो सीनियर डेजिग्नेटेड हो। तो उस पर मैंने सजेशन दिया, मैंने 4 नाम सुझाए एसकेएम के पैनल में। एक व्हाट्सएप ग्रुप था जिसमें सभी लोग ऐड थे, बलजिंदर सिंह मान साहब भी ऐड थे। मैंने उसमें नाम सुझाए 4 वकीलों के कि अगर हम इस पर सीरियस नहीं होंगे, हमें 4 बड़े वकीलों के को जो है करना है जिससे अपनी बात हम कोर्ट पर प्रभावी तौर से कह पाएँ। तो उस पर हमें कभी कोई रिप्लाई नहीं मिला। अच्छा, हमने अपनी तरफ से पैरवी की कोर्ट में। जिस दिन हियरिंग थी आशीष मिश्रा को जो बेल होती है उसकी प्रोसीजर ये थी कि जिस दिन बेल हुई उस दिन ऑनलाइन कोर्ट थी और हमने कोर्ट में अपनी बहस कर रहे थे, कोर्ट की तरफ से हमारा जो कनेक्शन था वो कट गया। अच्छा, हमने इसके लिए फिर कई अटेम्प्ट किए उस टाइम पे कनेक्ट हो जाने के लिए, मगर हम अपनी बहस पूरी नहीं कर पाए। सेम टाइम हम हाई कोर्ट पहुंचे रजिस्ट्रार ऑफिस की, हमारी आज बहस थी आशीष मिश्रा के केस में और हमको सुना नहीं गया है, हमारी बहस अधूरी रह गई है। उसमें जो नेट का कनेक्शन था, वाईफाई कनेक्शन था, आपका टूट गया? हाँ, वो कोर्ट की तरफ से कोर्ट की तरफ से डिस्कनेक्ट हो गए थे, हम कनेक्ट नहीं कर पा रहे थे। आपको सुना ही नहीं गया और उसकी बेल हो गई? हाँ, हमको सुना नहीं गया, लेकिन आदेश सुरक्षित हो गया, तब बेल नहीं हुई थी। नेक्स्ट डे हमने फिर जो है एक री हेयरिंग की एप्लीकेशन हाई कोर्ट में दी कि हमको हमारी सुनवाई जो है वो अधूरी रह गई, हमको सुना नहीं गया, हम दोबारा से अपनी बहस पूरी करना चाहते हैं। तो कोर्ट ने उस पर संज्ञान नहीं लिया। उसके बाद लगभग 2 सप्ताह के बाद 3 सप्ताह के बाद कोर्ट की तरफ से जो है ये हुआ कि आज हम जजमेंट डिलीवर कर रहे हैं, ऑर्डर डिलीवर कर रहे हैं बेल के रिगार्डिंग। तो हम लोग कोर्ट पहुंचे और हमने कोर्ट में कहा कि सर हमने अपनी एप्लीकेशन एक रीहियरिंग के साथ में दी थी, अभी तक उसको सुना नहीं गया, जजमेंट अभी भी ऑर्डर डिलीवर ना करें बेल के लिए। तो कोर्ट ने कहा कि उसको हम रिजेक्ट कर रहे हैं आपकी रीहियरिंग को, और हमने जो है कोर्स को पूरा सुन लिया और इसको हम बेल ग्रांट कर रहे हैं। इस तरह से बेल आशीष मिश्रा को मिली थी। ठीक है जी। उसके बाद फिर क्या प्रोसीजर चलता रहा? उसके बाद जो है जब आशीष मिश्रा को यहाँ से बेल मिल गई तो फिर एसकेएम एक्टिव हुआ, लोकल बॉडी एक्टिव हुई, और फिर 4 नाम सुझाए थे हमारी तरफ से। जब उन्होंने हमसे पूछा कि आप 4 नाम को सुझाव दीजिए वकीलों के जो दिल्ली सुप्रीम कोर्ट में इसको करेंगे, हमें एक एसएलपी फाइल करनी थी अपनी रीहियरिंग के बेसिस पे। तो उसमें हमने 4 नाम सुझाए थे जिसमें प्रशांत भूषण जी का भी नाम था, और उनको सिलेक्ट कर लिया गया कि उनकी तरफ से हम कराएंगे मुकदमा। फिर हमने दिल्ली का अप्रोच किया, सारी डॉक्यूमेंटेशन ब्रीफिंग करके प्रशांत भूषण जी के चैम्बर पहुंच के, और जो पीड़ित पक्ष था वो भी पहुंचा वहाँ पे सब। इससे एक कुकरेजा साहब हैं, दिल्ली के वकील हैं, ठीक है, उनका जिक्र उस समय बहुत बार आ रहा था, ठीक है जी, सोशल मीडिया में आ रहा था, वैसे भी मेरी भी उनसे कई बार बात होती थी। तो उनका क्या रोल था इसमें? देखिए, एक बार जो है एसआईटी के ऑफिस वो आए थे, 1 या 2 बार। एक बार मेरी उनसे मुलाकात हुई थी एसआईटी के ऑफिस में, तो वो एसकेएम की टीम के साथ में आए थे जिसमें मांगट भी थे, और वहाँ मेरी एक मीटिंग हुई थी। तो उसके बाद मेरी कभी उनसे मुलाकात नहीं हुई, ना ही मैंने कभी उन्हें ग्राउंड पे अपने साथ में काम करते हुए पाया। जी। लेकिन सोशल मीडिया के ऊपर जहाँ मीडिया में तो काफ़ी एक्टिव रहते थे वो? हाँ, वो एक्टिव रहेंगे, मगर ग्राउंड पे अगर आप पीड़ित पक्ष से पूछेंगे या फिर गवाहों से पूछेंगे तो शायद कभी भी गवाही में या कोर्ट की किसी कार्यवाही में तो हमने उनको नहीं देखा। ये जो चार्जशीट लगाई थी, जब पुलिस ने एसआईटी में चार्जशीट लगाई थी, वो आपके जो जिस तरह से चार्जशीट लगनी चाहिए थी, जहां आपको लगता था कि ये सही पक्ष इसने पेश किया गया है, तो उस तरह से हुआ था जहां उसमें भी कुछ कमी रह गई थी? चार्जशीट के मामले में ये हुआ था कि जब ये एफआईआर हुई, जब जांच चल रही थी, तो जब इस मुकदमे के वादी हैं जगजीत सिंह जी, तो उसमें ये बात आई थी कि भाई हमारी जो एफआईआर की तहरीर थी उसमें अजय मिश्रा टैनी का नाम था, लेकिन जो इन्वेस्टिगेशन चल रही है कहीं उनका जिक्र नहीं हो रहा है।
तो जगजीत सिंह की तरफ से ADGP जो थे SIT में जो लीड कर रहे थे, उनको एक प्रार्थना पत्र दिया गया था कि अजय मिश्रा टैनी जी का नाम जो है इसमें बढ़ाया जाए। अच्छा, मतलब कि उसमें कहीं जिक्र ही नहीं हो रहा था SIT की तरफ से नाम था, लेकिन जो है बाकी उनको नामजद नहीं किया गया या उनका कहीं जो है इन्वेस्टिगेशन में उनका कहीं जिक्र नहीं हुआ, तो इसलिए पीड़ित पक्ष की तरफ से। लेकिन ये तो केस सारा जो है, केस जो देखा जाए तिकोनिया वाला जो है अजय मिश्रा टैनी के इर्द गिर्द ही घूमता है, ठीक है। मेन अक्यूज्ड वो माने जा रहे हैं, तो फिर उनका नाम क्यों नहीं था उसमें? नहीं, तो FIR की तहरीर में नाम दिया गया था हमारी तरफ से, लेकिन FIR में नामजद नहीं हुए, चार्जशीट में कहीं इन्वेस्टिगेशन में उनका नाम नहीं आया। ये सिस्टम जो भी करा उस सिस्टम ने फिर तो आपने उसके ऊपर कोई आपत्ति नहीं करी जहाँ उसके ऊपर एप्लीकेशन दी थी SIT में, फिर वादी जगजीत सिंह के माध्यम से, तो उस पर उन्होंने ये कहा था कि हमने इस पे जांच कर रहे हैं और ये फेवरेबल रहेगा आपके लिए और आप चार्जशीट लिखने दीजिए, हमारा काम हमारी तरफ से पूरी तरीके से हो रहा है, कोई शिकायत नहीं मिलेगी। ये SIT की तरफ से कहा गया था? हाँ, ये SIT की तरफ से कहा गया तो था। ये इस चीज़ की नॉलेज जो है, आपने जानकारी जो है SCAM के समक्ष रखी थी कि नहीं रखी थी? SCAM को नॉलेज में था? समक्ष ये बात है। उनका क्या कहना था? उनका कहना ये था कि आप SIT जैसे काम कर रही है करने दीजिए और आपने एप्लीकेशन दे दी, बाकी जो होगा वो देखा जाएगा। तो उसमें आपने बताया नहीं कि इसमें कल को प्रॉब्लम हो सकती है, इसमें केस जो है हल्का हो सकता है जहाँ कोई ये इस बात की SCAM को हमेशा से जानकारी रही है। जी हाँ। अच्छा जी। और जो इसका खर्चा उठा रहे थे आप, ठीक है जी, जो भी खर्चा आ रहा था इसमें आपको कहाँ से मिल रहा था खर्चा, कौन कर रहे थे और फीस वगैरह? एक जो है शुरुआती तौर पे तो SCAM में जो एडवोकेट्स थे दिल्ली के, उसमें एक पूजा कौशिक जी थी एक, उनके माध्यम से पेमेंट आया शुरुआती तौर पे जो खर्च था केस का। उसके बाद SCAM ने एक टीम बना दी, एक पैनल बना दिया जो लोकल के लोग थे जो पैरोकारी कर रहे थे मुकदमे की, उनके माध्यम से पैसा हमको मिल रहा था। जी। और जो सरकार की तरफ से कुछ लोग इधर से जो किसानों की तरफ से नामजद किए गए थे, ठीक है, जहाँ अजय मिश्रा टैनी की तरफ से इधर से जो अक्यूज बने थे, वो कितने लोग थे टोटल? 7 लोग थे। 3 लोगों के नाम पर FIR लगी, फाइनल रिपोर्ट लगी, क्लीन शीट मिल गई और 4 लोग आरोपी हैं उसमें भी। उसमें 4 लोग उसमें काफ़ी समय से कुछ लोग जो है अंदर भी रहे, ठीक है जी। तो उनकी इतना समय क्यों लग गया उनको, क्या कारण? आशीष मिश्रा का जब बेल प्रोसीजर चल रहा था तो साथ में ही 4 लोग भी आरोपी थे। केस इतना बड़ा था कि मुझे लगता है कि हाँ, कोर्ट्स का था कि इसको इत्मीनान से किया जाएगा, जल्दबाजी में किसी को बेल नहीं दी जाएगी, हर चीज़ को सुना जाएगा, समझा जाएगा। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने जब आशीष मिश्रा को बेल ग्रांट की थी तो सुप्रीम कोर्ट ने 220 अपराध संख्या जो FIR किसानों पे हुई थी वो फाइल भी मर्ज करके सबको एक तरफ से बेल दे दी थी। देखिए, इसमें एक मेन चीज़ देखने वाली थी कि सब वीडियो भी है, फोटोज भी हैं, विजुअल्स जो है बाहर आए थे, ठीक है जी। ये जो काम हुआ था एक भीड़ तंत्र का माना जाता है, ठीक है जी। लेकिन इसमें जो शिनाख्त हुई थी, जो 4 अक्यूज आप कह रहे हैं कि मेन मानेंगे, तो उनको किन आधार के ऊपर सरकार ने उनको अक्यूज किया था? मतलब कि जहाँ पुलिस ने उनको किस तरह से उनको अरेस्ट करा था? उसमें जो चार्जेस फ्रेम किए हैं पुलिस ने, मोस्ट ऑफ टाइम यही हुआ कि किसी के हाथ में उन्होंने कह दिया कि भाई किसी ने उकसाया है भीड़ को, या किसी के हाथ में कोई हथियार है, हथियार का मतलब वो डंडा या फिर कोई छोटी सी लाठी, उस वही ग्राउंड से और कुछ नहीं है इसके अलावा। मतलब कि कोई ठोस नहीं है कुछ ऐसा। तो लेकिन फिर बाद वकील तो साहब ये है ना, मेन चीज़ ये आ जाती है कि इसमें फिर वकीलों की आपकी जो तालमेल की कमी रही है, क्योंकि देखिए मोनू मिश्रा जितना समय अंदर रहा है, ठीक है, उससे ज़्यादा समय जो है जो इधर से भी जो किसान थे वो भी बंद रहे हैं, तो फिर इसमें कहीं ना कहीं कमी तो नज़र आ रही है ना। वो कमी किसकी थी, वो भी मैं जानना चाहता हूँ, मतलब किस वजह से अंदर रहे? देखिए, आपने बताया कि आशीष मिश्रा की जब बेल हो जाती है तब इन लोगों की बेल हो पाती है, ठीक है। तो इसका मिश्रा की पहले बेल ग्रांट हुई, फिर वो जेल चले गए दोबारा। सुप्रीम कोर्ट ने उनकी SLP के बाद जो है उनको रिजेक्ट कर दी थी उनकी बेल कि आप फिर से हाई कोर्ट जाइए और अपनी बेल को सुनाइए, तब तक आप कोर्ट में सरेंडर कर दीजिए। हाई कोर्ट ने फिर इनकी बेल रिजेक्ट कर दी, तो लगभग 1 से 1.5 महीना ये बाहर रहे। उसके बाद जब बेल हुई तो सबके साथ में हुई थी सबके। लेकिन इधर से जो किसान आप बता रहे हैं जिनका कोई ठोस आधार भी नहीं था, ठीक है, किसी के हाथ में डंडा था, कुछ भी ना, मतलब कोई गवाह भी नहीं था उनके खिलाफ में, वो इतना समय अंदर रहे, तो उनकी पैरवाई में, उनकी जमानत नहीं हो गई, पैरवाई में कमी रही, तो वो मैं जानना चाह रहा हूँ वो क्या कारण थे कि इतना समय उनको क्यों लग गया? उसमें किसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं थी, वो सिस्टम जो जुडिशरी सिस्टम है इसके लिए वो उसके वजह से हुआ, उसी को जिम्मेदार मानते हैं। हाँ जी। तो अभी जो सिस्टम टाइम टेकिंग होता है, टाइम लेता है, तो वहाँ जल्दबाजी की जगह नहीं है। हाँ, ठीक है जी। ये तो सारी सर बातें हो गई। अब मैं ये जानना चाहता हूँ कि जैसे SCAM की तरफ से आप कह रहे हैं कि आपको काफ़ी सहयोग मिलता रहा है, ठीक है जी, वकीलों की टीम भी बन गई है, ठीक है, और अब क्या सूरत हाल है, केस की सूरत हाल क्या है, अभी कहाँ तक बात पहुँची है और कहाँ तक नहीं पहुँची है, आगे क्या प्लानिंग है आप? देखिए, ट्रायल तो मुकदमे का चल रहा है यहाँ पे, ठीक है, और बाकी सब बेल आउट हैं जितने भी आरोपी थे दोनों तरफ से। ट्रायल की प्रोसीडिंग चल रही हैं। बस इतनी सी चीज़ है कि जो एक दबदबा है अजय मिश्रा टैनी का कि मंत्री हैं,
तो उस दबदबे की वजह से ये इफ़ेक्ट हो सकता है कि भाई मेरे सजेशन थे कि भाई आप इस ट्रायल को या तो ट्रांसफ़र करा लें कहीं बाहर और डे बाय डे की हियरिंग करा लें। ये आपने सजेशन किसको दिया था? ये सजेशन मेरा हमारा जो ग्रुप बना हुआ है वो जो SKM का, अच्छा। उस ग्रुप में मेरा सजेशन था ये। तो वो ग्रुप अभी भी है जहाँ? हाँ, वो ग्रुप अभी भी है। अच्छा। हाँ। अभी भी बातचीत चलती है केस बंदी? कोई डिस्कशन नहीं है, मैं इसमें एक्टिव नहीं हूँ इस समय। आप नहीं एक्टिव है? हाँ, मैं एक्टिव नहीं हूँ क्योंकि इसमें ऐसा हुआ फिर बाद में मुन्ना सिंह जी हैं, वो यहाँ ट्रायल कोर्ट में वो मुकदमा देख रहे हैं और मैं एक्टिव नहीं हूँ, वो सीनियर हैं और वो इसलिए वो ज़्यादा बेहतर देख रहे हैं, तो इसलिए वो देख रहे हैं। नहीं, आप किस तरह से इसमें डीएक्टिवेट हो गए? मतलब कि मान लीजिए आप केस... मेरा सेल्फ डिसीजन था वो मेरा सेल्फ डिसीजन था। जी हाँ। नहीं, कोई चलो SKM की तरफ से कोई प्रॉब्लम तो नहीं आई आपको? नहीं, SKM की तरफ से मुझे इसके लिए कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आई है कि मुझे हटाने की बात हो मुकदमे से, ऐसा कुछ नहीं आया। शुरुआती दौर में मतलब SKM के कुछ लीडर्स, इसमें एक मांगट का नाम है, तो मांगट ने कहा मुझे एक दो बार पर्सनली कॉल करके कि आप इस मुकदमे से हट जाइए, आप इस मुकदमे को अपने हिसाब से कर रहे हैं और मुझे अपने हिसाब से कराना है। तो उसका मांगट का तो रहा था, गुरमीत मांगट ने मुझे वो अपने हिसाब से क्या करना चाहिए? देखिए, कानून के जानकार तो आप हैं, मांगट साहब तो है नहीं, ठीक है। वो किस चीज़ से आपके साथ में जो है सहमत रहे थे? किन बातों से लेके आपको उनको लगता था कि आप सही काम नहीं कर रहे हो? दरअसल जो सजेशन हमने उनको दिए, जैसे कि हमने कहा था कि भाई 4 सीनियर वकील कम से कम आप रखिए, वो उस पर सहमत नहीं थे। फिर जब आशीष मिश्रा को बेल मिल गई तो मैं प्रशांत भूषण जी के यहाँ मैं जो मैंने मुकदमे के लिए कहा कि हम वहाँ से करा लेते हैं, बात हो गई, SKM राजी है। तो मांगट ने मुझे पर्सनली कॉल करके कहा कि भाई वकील साहब आप उस मुकदमे से पीछे हट जाइए और प्रशांत साहब उस मुकदमे को नहीं करेंगे, उसको मैं अपने हिसाब से कराऊंगा। और ये बात मेरे अलावा जो वादी पक्ष हैं उनके संज्ञान में है ये बात। जी। जब उनको मोनू मिश्रा को जब बेल मिली है, तब उनको लगा कि आप सही काम नहीं कर रहे हो, मांगट साहब को? हाँ, ये उन्होंने मुझसे तब कहा, तो मैंने उस पर उनसे ये कहा कि भाई देखिए, मैंने आपसे फर्स्ट टाइम भी सजेशन दिया था कि इसमें 4 वकील रखे जाएंगे बड़े, और मैं ये बात सबसे बराबर कहता आ रहा हूँ, जो अवेलेबल है आपके पास रिकॉर्ड पे है कि भाई मैं 10 बार आपसे बोल चुका हूँ कि आप बड़े वकील सीनियर रखिए। मैं कितना भी अच्छी मुकदमा लड़ लूँ, एक कोर्ट के सामने अगर सीनियर डेजिग्नेटेड एडवोकेट खड़ा है तो उसके साथ में दूसरा भी सीनियर डेजिग्नेटेड होना चाहिए, जो एक इंप्रेशन होता है कोर्ट के सामने। तो वो आपने नहीं किया, उसमें मेरा कोई रोल नहीं। जब मैं आपको पहले से बता रहा हूँ तो आप उस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं, उसमें मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। अब सर, ये तो सब चीज़ें हो जाती हैं, लेकिन अब जो मान लीजिए मेन 4 अक्यूज्ड हैं किसानों की तरफ से, वो उनके साथ तालमेल है आपका? आपने कहा है कि तालमेल आपसे बात होती रहती है, ठीक है जी। अब सर, एक चीज़ और है इसमें कि जो सरकार ने उस समय शर्तें मानी थी, जो SKM के साथ में समझौता हुआ था, या किसान के परिवार वालों के साथ में कुछ समझौता हुआ था, उसमें कुछ मुआवजा देने का बात चली थी। जो शहीद हुए थे उनको तो पैसे मिल गए थे, ठीक है, लेकिन जो उसमें गंभीर रूप से जख्मी हुए थे, फटर हुए थे, उनको अभी तक कोई पैसा नहीं मिला है, सुनने में ऐसा ही आ रहा है। तो उसके संबंध में आपको क्या लगता है, क्यों नहीं पैसा आया, और SKM की कमी रही है उसमें, या किस चीज़ की कमी रही है? हाँ, देखिए, अगर पैसा उन लोगों को नहीं मिला है तो इसमें कमी प्रशासन की भी और SKM की भी है कि उसको प्रशासन को फोर्सफुली कहना चाहिए था, कि लड़ना चाहिए था इस बात के लिए कि इनको भी उनका हक मिलना चाहिए। जी। मेन चीज़ तो सबसे बड़ी अदालत होती है, जनता की अदालत होती है, ठीक है जी। जिस तरह से आप काम कर रहे हैं, आप भी काम कर रहे हैं, देखिए आपकी ये एक तरह से प्रोफेशन है आपका, आप फीस लेके काम करते हैं। चलो, इस केस में मैं नहीं कहता हूँ कि आपने बहुत ज़्यादा फीस ली होगी या ना ही मिली होगी, तो लेकिन जनता के समक्ष जो है, जो जनता की भावनाएं जुड़ी हुई हैं, उनके सामने हर चीज़ का एकदम से क्लियरिटी चाहता हूं मैं। इसी चीज़ को लेके मैं लखीमपुर में पहुंचा हूं आपसे, इसलिए ज़्यादा डिटेल में बात कर रहा हूं, काफ़ी और लोगों से भी बात करूंगा। कोई ऐसी बात हो जो आपको लगता हो कि अगर केस इस तरह से नहीं, इस तरह से लड़ा जाता, मान लो इसमें हम ये चीज़ें कर लेते तो इसमें कुछ रिजल्ट और बढ़िया आ सकता था। तो प्रिकॉशन के तौर पर देखिए, जो एक मशवरा होता है कोर्ट को, मैं किसी को ब्लेम नहीं करते हुए कहना चाहता हूँ कि अगर किसी केस के बारे में हम बेहतर सोचेंगे तो मैं ये सोचता कि हाँ, एक इन्फ्लुएंशियल पर्सन के खिलाफ आप मुकदमा लड़ रहे हो तो आप एटलीस्ट इस ट्रायल को किसी अदर जगह पे ट्रांसफ़र करा लेते, अदर स्टेट में, और डे बाय डे की हियरिंग रख लेते, तो एक केस ज़्यादा इफेक्टिव हो सकता था। ये आपने सजेशन दिया था? हाँ, ये सजेशन मेरा आज भी है। आज भी है? हाँ जी। तो इसमें कमी कहाँ पे रह रही है कि इसकी तरफ में जो काम ये क्यों नहीं हो पाया, कि SKM इसमें ये ऐसा नहीं चाहती? नहीं, देखिए, मैं तो इधर एक्टिव नहीं हूँ जैसे कि, लेकिन जब मैंने लास्ट टाइम ये सजेशन दिया था, जो इसमें पैरोकार थे या जो वादी थे, जो पीड़ित परिवार थे, उनको सजेशन दिया था, उनका कहना था कि वो बात SKM तक जाएगी, जब वो अपनी कहेंगे बात, जब वहाँ से ऊपर से जो है उनको सजेशन मिल जाएगा कि हाँ यस है, आप कर सकते हो प्रोसीड, तो आगे प्रोसीड किया जाएगा। आगे प्रोसीड किया जाएगा जी। धन्यवाद। ये ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੁਹੰਮਦ ਅਮਾਨ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਵਕੀਲ ਰਹੇ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਕੇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਰਹੇ ਆ। ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੀ ਔਰ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਜਾਣਨ ਦੀ, ਪਰ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਹਿ ਵੀ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਕਿਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇਗਾ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ, ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗਾ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਵੀ ਕਾਫੀ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਗਵਾਹ ਵੀ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਅਕਿਊਜ਼ਡ ਵੀ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਜੇਲ੍ਹ ਵੀ ਕੱਟ ਕੇ ਆਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ। ਧੰਨਵਾਦ।